नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए सीडीपी यानी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के लिए हम ये तीसरा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट और ला चुके हैं और सीटेट के लिए सीडीपी की कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज हमने 15 वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम डेली सुबह मॉर्निंग में आपके अभ्यास और रिवीजन के लिए एक तरीके से सुबह 6:30 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो प्रत्येक दिन हमसे जुड़िए सुबह 6:30 बजे। और जो कि इस एग्ज़ाम के लिए ये संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है और इस सीरीज़ की हमारी जो टैगलाइन है वो ये है कि इस मॉक टेस्ट में पास हो गए तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा विश्वास भी है, अगर आप हमारी सीडीपी की सभी वीडियो देख लेते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर उन्हें देख लेते हैं तो आप सीटेट आसानी से पास कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो के अंत में अपने स्कोर को काउंट करने के बाद हमें कमेंट कीजिए, अपने सुझाव को कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो विकास है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? ऑप्शन है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। देखिए, जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो ये कहता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंध किस विषय पर चर्चा की है? ठीक है, तो वो विषय बताना है। प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, संवेगात्मक विकास का क्रम। तो इसका सही आंसर है नैतिक तर्क का विकास, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं आप अच्छे से जानते होंगे कि वो नैतिक विकास से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों, संप्रत्यय का मतलब होता है अवधारणा या कॉन्सेप्ट, के अनुसार बुद्धि लब्धि जो परीक्षण होते हैं, जैसे कि बिने और साइमन ने एक डेवलप किया है 1905 में। ठीक है, जिसे IQ टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन है, वैलिड वैध, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित, व्यापक। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। ठीक है, ध्यान रखिए, जो IQ टेस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं, यानी कि वो कंप्लीट और सटीक बिल्कुल IQ का जो स्तर है वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कहाँ पर कमी होती है IQ जांचने में? ठीक है, वो होता है सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? ऑप्शन है, a प्लस बा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसे समझिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो। ठीक है, का सूत्र क्या है? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा था? किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं? बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ठीक है, ये जो बात कर रहा है किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चे को सोचने पर मजबूर करता है, यानी कि वहां पे चिंतन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो आलोचनात्मक चिंतन कहाँ होगा यहाँ, जबकि जो अगर हम फार्मूला की बात करें a प्लस बी या a प्लस बा का होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ फार्मूला है, अगर याद है तो वो लिख सकता है। इसी प्रकार भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, ये याद करने वाली चीज है। बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये याद करने वाली चीज है, इसमें चिंतन शामिल नहीं है। जबकि वो कह रहा है चिंतन किसमें शामिल है, तो ऑप्शन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पिछड़े वर्गों में
आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। जैसा पहला ऑप्शन है उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, अलग, ये गलत है क्योंकि हमारे पास जो अब कॉन्सेप्ट है वो है समावेशी शिक्षा का। तो अलग संकाय में हम नहीं पढ़ा सकते, सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनमें अपनेपन की भावना का बढ़ावा दिया जाए तो बिल्कुल सही है। तीसरा है उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखना है उनका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, उनके लिए विद्यालय के पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, ठीक है, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दे, योग्यता के बारे में सत्य धारणा को प्रेषित करे, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला, कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, यानी कि डिफरेंट तरीके से, ठीक है। समावेशन शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विविधता के लिए समान रूप से प्रतिग्रहण को पोषित करे, ठीक है। रूढ़िवादी और नामीकरणों को बढ़ावा दे, ये गलत है। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को प्रोत्साहित करे, ये गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। तो पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। यानी जैसे आप अगर एक टीचर हैं तो आपको बच्चों को सिखाने, यानी कि लर्निंग या अधिगम को सिखाने के लिए आपको किस तरह की एक्टिविटी या क्रियाकलाप जो है संपादित करने चाहिए। ऑप्शन है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, तो बहुत गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले आपको मूर्त विषय में सिखाना होगा, ठीक है। जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, बिल्कुल गलत है। जो परिवेश से संबंधित नहीं होगा वो बच्चे बहुत देर से सीखेंगे। जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, ये गलत है। पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन तो हो सकता है, लेकिन मात्र सिर्फ इतना ही, तो ये गलत है। तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं। ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। पूरी तरह अतार्किक और विवेकी होती हैं, अविवेकी होती हैं, सॉरी, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा कोई है, विद्यार्थी, वो कोई कल्पना या कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है कि सर ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, तो अगर कोई काल्पनिक या वैकल्पिक, ठीक है, कुछ भी अवधारणा बता रहा है, तो वो उसके ज्ञान को दर्शाती है कि उसका माइंड, उसका आईक्यू लेवल किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है स्मृतिकरण, समायोजन, परासंज्ञान, विलंबित नकल। तो इसका सही आंसर है मेटाकॉग्निशन, मतलब परासंज्ञान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बिल्कुल गलत, क्योंकि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास से। दोनों ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप बताए, बिल्कुल गलत। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं और लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक के 2-2 चरण हैं, कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य वाले अवस्था तक, चरण तक सीमित है, ये गलत है। और दोनों सिद्धांत जो हैं विकास की अवस्थाओं को, ठीक है, एक तरीके से जो विकास है यहाँ पर रह गया है लिखने से, विकास की अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा चौथा ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार सीटेट में पूछा जा रहा है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि भाषा और विचार बहुत रिलेटेड है। अगर आपके मन में भी कोई विचार आ रहा है तो आप कैसे उसके लिए बताएंगे, तो आप भाषा के माध्यम से ही बताएंगे। तो एक दूसरे से क्या है, समुन्नत है, बिल्कुल रिलेटेड है, स्वतंत्र नहीं रह सकते। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से, ठीक है, अंतः क्रिया करते हैं। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, दोनों ही वंशान क्रम से नहीं अपितु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, जो विचार हैं उनके लिए आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लैंग्वेज में या डिफरेंट तरीके से अपनी भाषा में उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी कोई बच्ची है, उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। ये राखी के लिए किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी, औसत समाज वाली विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वास। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत होगा, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी गलत होगा, क्योंकि वो कोई एक समस्या उत्पन्न की जाती है, बताई जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन पेश करती है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, औसत बुद्धि वाली या समाज वाली बच्ची ना होकर वह विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में काउंट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वालीनता या ऑटिज्म विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? ऑप्शन है विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। तो इसका सही आंसर है वो पहला है, विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। देखो, जो ऑटिज्म होता है या स्वालीनता इसे हिंदी में कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ASD भी लिखते हैं। ASD का मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक मानसिक या विकार होता है जिसमें जो विशेषता, ध्यान रखिए, 0 से 3 साल के बच्चों में होता है, जिसमें एक बच्चा कभी कभी केवल बोलने में, कभी कभी चलने में, कभी कभी लिखने में असक्षमता महसूस करता है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसे ऑटिज्म को स्वालीनता भी कहते हैं, इसे ASD भी कहते हैं, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक मानसिक विकार है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, कभी कभी बोलने में, कभी कभी चलने में, कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम होती है। जबकि ये जो है विवरणों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और बहुत सजग होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, तो ये इनकी एक विशेषता भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, अनुरूपी सोच, अनुमानी प्रयत्न एवं त्रुटि, कलन विधि। तो सही आंसर है एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि। ठीक है, इसमें समस्या समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? ऑप्शन है लचीली पाठ्यचर्या, बिल्कुल गलत है, ये बाधक नहीं होगी। अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, ये भी गलत है। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, ये भी बाधक, ठीक है, ये बाधक हो सकता है। ठीक है, अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय विधियों का प्रयोग, ये बाधक नहीं होगा। ठीक है, ये जो तीसरा है, चूंकि इसमें बढ़ आ गया समूहीकरण, क्लासिफिकेशन एक तरीके का, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ समूहीकरण, वर्गीकरण, इस तरीके के वर्ड्स पर जो है एक तरीके से आप समझिए नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है क्लास में कि हम बच्चों का समूहकरण करें, उन्हें अलग अलग क्लासिफाइड करें। ठीक है, सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है, चाहे वो कमजोर हो या प्रतिभाशाली। तो इसका तीसरा आंसर होगा, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? जो विकास को प्रभावित करता हो लेकिन वातावरणीय कारक हो। वंशाणु, आनुवांशिकता और परिपक्वता
और स्कूल। तो सही आंसर है विद्यालय या स्कूल, चूंकि क्या पूछा है वातावरणीय, बाकी सब क्या है वंशाणु, आनुवांशिकता, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, एक तरीके के ये आनुवांशिक और शारीरिक कारक आएंगे, ठीक है। तो ये वातावरणीय कारक क्या आएगा इसमें, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। जेंडर वाइज यानी जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेंडर वाइज, मतलब जेंडर पूर्वाग्रह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, समता नहीं है, ना इक्विटी, ना इक्वलिटी और ना न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो सही आंसर है, चूंकि हम पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व चल रहा है पहले से, तो इसे जेंडर वाइज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। वह जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, बिल्कुल गलत है। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो आप भी जानते होंगे, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, बिल्कुल गलत। तो तीसरा आंसर सही होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, एक अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अनुकूलन शिक्षण, ठीक है, जो शिक्षा के अनुकूल हो। अधिक से अधिक जोखिम, बिल्कुल गलत है। व्यवधान का न्यूनतम होना, बिल्कुल सही है, ठीक है। जितना कम व्यवधान होगा उतना ही पढ़ाने में आसानी होगी। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना, बिल्कुल गलत है। गैर लचीली शैक्षणिक कार्यप्रणाली, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दूसरा आंसर सही होगा। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में आता है जैसे नगद पुरस्कार, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये किस में आएगा, नगद पुरस्कार के लिए पढ़ाई करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, इसलिए गलत होगा। अपने साथियों की प्रशंसा के लिए नृत्य का प्रदर्शन, ये भी आएगा किसमें, बाह्य अभिप्रेरणा में। प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि प्रथम स्थान पर आना। और जिज्ञासा बस, यानी कि अंदर से कोई काम हो रहा है, किसी विषय पर शोध करना, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रचनात्मक आकलन क्या होता है। सत्र के अंत में किया जाता है, बिल्कुल गलत। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, गलत। केवल स्टैंडर्ड परीक्षणों से नहीं किया जाता, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत। सामान्य शिक्षक द्वारा भी किया जाता है। और रचनात्मक आकलन एक तरीके से CCE है, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि लगातार और निरंतर किया जाता है। और जहां भी कमी होती है, सिर्फ आकलन करने में कमी ही नहीं देखी जाती, बल्कि जहां बच्चे में कमी होती है सीखने में, वहां तुरंत उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। ऑप्शन है स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, बिल्कुल गलत है। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी गलत है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बिल्कुल सही है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत गलत है। क्यों, चूंकि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा पर और समाज और संस्कृति पर बहुत बल दिया है, तो इनके अनुसार चर्चा और वाद विवाद की बहुत महत्वता है एक व्यक्ति को, विद्यार्थी को समाज से जोड़ने के लिए। तो सही आंसर होगा तीसरा। 23 देखिए, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से अनुरूप उत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, बिल्कुल गलत है। चिंतन के अभिसारी तरीकों को, गलत है। अभिसारी नहीं, अगर अपसारी होता तो ये सही होता, ठीक है, तो इसलिए ये गलत। तो सही आंसर होगा पहला। 24 देखिए, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लेख निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो सही आंसर होगा पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि डिसलेक्सिया आपको पता होगा एक क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार है, तो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो आनुवांशिकता और जो वातावरणीय कारक है परिवेश, वो जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल गलत। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। गलत। जो डेवलपमेंट है एक्चुअल में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो सही आंसर है वो है पक्षपाती मानदंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, बिल्कुल सही है। असंदर्भित और अर्थहीन, बिल्कुल गलत। अर्थपूर्ण और असंदर्भित आ गया इसलिए ये गलत है। संदर्भित और चूंकि अर्थहीन आ गया तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को के लिए प्रेरित करना होता है। किसके लिए प्रेरित करना होता है? प्रतिस्पर्धा, गलत है। याद करना यानी कंठस्थ करना, गलत है। स्वतंत्र चिंतन के लिए, बिल्कुल सही है। निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन, गलत है। सक्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, गलत है। स्कीमा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनैच्छिक या सहज क्रियाएं, गलत है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स, गलत है। जीन पियाजे, लेव बायगोत्स की सभी से हमने संबंधित पूरी 15 वीडियोस की लगभग हमने एक प्लेलिस्ट है हमारी CDP की, उसको देख लीजिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, BF स्किनर। सही आंसर है जीन पियाजे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैतिक विकास के सिद्धांत पर दो लोगों ने काम किया, लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।